हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने साइंस पॉइंट खूंटी में। मेरा नाम शिवशक्ति कुमार है। आप लोग को तो पता ही होगा और ये भी जान रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए थे। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग उसमें स्टार्ट किए थे फिजिकल क्वांटिटी से। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम लोग पढ़ लिए थे यूनिट पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग क्या आप लोग को हम बतला देते हैं कि वहाँ पे 3 टाइप होगा। ठीक है, हम 2 टाइप्स बताए थे लेकिन नहीं, 3 टाइप्स लिख लीजिए। कौन कौन सा टाइप्स होगा देखिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या बताए थे, जो क्या रहता है इनडिपेंडेंट, यानी किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, ये बताए थे हम लोग किसमें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। फिर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी में बताए थे कि क्या होता है, वो डिपेंड रहता है। तो डिपेंड रहता है तो कौन सा, जैसे देख लीजिए आप, जैसे वेलोसिटी आपस में डिपेंड है, यानी कि इसका यूनिट जैसे मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड, तो ये आपस में क्या है, डिपेंड है। क्लियर है? और आपको पता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं, सिर्फ 7 होते हैं ऑल ओवर। आप जहाँ भी पढ़िए 7 ही आपको बताया जाएगा। और यही फंडामेंटल क्वांटिटी से ही हम लोग पढ़ते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, मतलब उसी से हम लोग ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बना लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके। क्लियर है? उसके बाद हम लोग का जो थर्ड था वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे देख लीजिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। हम वहाँ पे डिफिनेशन आप लोग को लिखा दिए थे, ओनली रेडियन एंड स्टेडियन यूनिट आर 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट, इट मेजर प्लेन एंड सॉलिड एंगल रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, यानी कि आप लोगों को हम बता दिए थे डिफिनेशन। तो आज वही चीज़ पढ़ेंगे। देखिए प्लेन एंगल या एंगल बोलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेन एंगल क्या होता है। जैसे ये एंगल बनाया, यानी कि थीटा बनाया, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क बोला जाता है। ओके, और ये आपका क्या है, रेडियस है। तो इसका मतलब फॉर्मूला हो जाता है थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। क्लियर है? और इसका यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। आप लोग को पता ही होगा कि 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। ओके, आप 45 डिग्री देखेंगे तो पाई बाय 4 रेडियन होता है। क्लियर है? ओके, सॉलिड एंगल में हम लोग देखे थे। सॉलिड एंगल आप लोग को देख लीजिए किस तरीके से होता है, जैसे कैप एक टोपी तरह का होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ये इसको बोला जा रहा है एरिया। क्या बोला जाएगा? एरिया बोला जाएगा। तो इसका हम लोग ओम से डिनोट करते हैं। किसे? ओम से। क्लियर है? तो ओम इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? एरिया बाई आर का स्क्वायर होगा। क्लियर है? और इसका यूनिट हो जाएगा स्टेडियन। और एक बात आप लोग को याद रखिएगा, ये जो 2 को फिजिकल क्वांटिटी बताया गया है, इसमें सिर्फ आप लोग को यूनिट बताया जा रहा है और डायमेंशन इसका नहीं होता है। क्या होता है? डायमेंशन नहीं होता है। तो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है। तो क्या बोलिएगा? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्लियर है? हम लोग आगे इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं। अब डायमेंशन, बहुत बच्चा लोग को डाउट था कि डायमेंशन होता है क्या है और समझ भी नहीं आ रहा था। तो इस वीडियो में क्लियर कर लीजिए डायमेंशन होता है क्या है। तो देखिए हम एकदम बेसिक बता रहे हैं डायमेंशन क्यों आया। ओके, जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है। क्लियर है? लेंथ है ये, मतलब लंबाई है। तो इसका मान लेते हैं हम 1 किलोमीटर है। मान लेते हैं 1 किलोमीटर है। तो बहुत कोई को बोलेंगे कि इसको मेज़र करो बाबू लोग यहाँ से यहाँ तक। तो कोई बोलेगा 1 किलोमीटर है, कोई बोलेगा 1000 मीटर है। क्लियर है? बोल सकते हैं ना 1 किलोमीटर को। कोई बोलेगा 1000 मीटर है, कोई बोलेगा फीट में बताएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो सब कोई अलग अलग बता रहे हैं यूनिट में। तो यहाँ पे क्या किया गया कि ऐसे में हम लोग को समझने में बहुत दिक्कत हो रहा था, इसीलिए क्या किया गया, एक सिंबल रखा गया। यानी कि लेंथ का जब भी बताया जाएगा तो एल में बताया जाएगा, मास का जब भी बताया जाएगा तो एम में बताया जाएगा। क्लियर है ना? किस में बताया जाएगा? एम में। टाइम का जब भी बताया जाएगा तो टी में। टेम्परेचर का के में बताया जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का ए में बताइए, चाहे आई में बता दीजिए। ठीक है? लुमिनियस इंटेंसिटी का क्या में बताइएगा? सी में। क्लियर है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस का इसमें बताना है, मोल में। क्लियर है? यानी कि ये सिंबल है। आप लोग को समझ आ रहा होगा। जैसे मान लेते हैं, अगर किसी को बोलेंगे
कोई मास है यानी कि चीनी है, उसको बताइए कि वो मेजर करके बताइए कि वो कितना केजी है। तो कोई बताएगा केजी में 1 केजी है, कोई बताएगा कि 1000 ग्राम है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? ओके ठीक है। कोई बताएगा दूसरा चीज़ में पाउंड में बताएगा, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए में क्या रखा गया, एक सिंबल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक सिंबल, जिससे सभी बच्चे लोग आप ऑल ओवर यूनिवर्सल, मतलब कहीं भी दुनिया का कहीं भी जाइए, आपका एक सिंबल फिक्स किया गया है, जिससे सभी को समझने में आसानी होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे डायमेंशनल क्या है, तो ये डायमेंशनल नहीं है, ये सिंबल डायमेंशन नहीं है। क्लियर है? डायमेंशनल क्या होता है? पावर होता है। ठीक है, क्या होता है? पावर। याद रखिए, डिफाइन में देखिए, डायमेंशन आर द पावर है। समझ में आएगा पीछे नीचे? ठीक है, डायमेंशन क्या है? एक पावर है टू विच द फंडामेंटल यूनिट, किसका? फंडामेंटल यूनिट का, आर रेज्ड, मतलब उठाया जा रहा है, फंडामेंटल यूनिट को उठा रहे हैं इन ऑर्डर टू, किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं? द ड्राइव यूनिट ऑफ क्वांटिटीज का। क्लियर है? दे आर रिप्रेजेंट बाय स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और अराउंड द क्वांटिटीज एंड इन टर्म ऑफ किसमें? MLT के टर्म में रहेगा। तो क्या है डायमेंशन? डायमेंशन आर द पावर है। क्या है? पावर है। किसका पावर है? टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स, और उसको क्या करेंगे? आर रेज्ड करेंगे। क्या करेंगे? रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस करेंगे किसमें? द ड्राइव यूनिट में ऑफ ए क्वांटिटी। देखिए एक बात यहाँ पे क्लियर रखिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एरिया है, ठीक है, एरिया का आपका यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर, लेकिन इसको बहुत कोई क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं ना। ओके, तो इसका हम लोग डायमेंशनल में क्या रखें? एल का स्क्वायर रखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर वॉल्यूम का देखेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे एल का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे जो स्क्वायर है, यहाँ पे जो क्यूब है, वही पावर है, उसी को डायमेंशनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायमेंशन। याद रखिए, डायमेंशन क्या है? पावर है। आप लोग का एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट इज द डायमेंशनल ऑफ वॉल्यूम का इन लेंथ में क्या डायमेंशन है? इसका पावर क्या है? 3 है, तो आंसर क्या होगा? 3। ओके, यहाँ पे डेंसिटी जो है, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। आप लोगों को पता है ना। तो देखिए मास का यूनिट क्या हो गया? केजी, और वॉल्यूम का क्या हो गया? मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको डायमेंशन में शो किए तो M/L3, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे तो M1L-3, अगर L3 को ऊपर ले जाएंगे तो L-3 हो जाएगा। क्लियर है? फिर T नहीं है, T का टर्म, तो उसको T का पावर 0। आप लोग को याद रखना है कि ये MLT के फॉर्म में ही लिखना डायमेंशन को चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोग को पूछा जाएगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन मास में डायमेंशनल कितना है? तो देखिए M का पावर कितना है? 1 है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। टाइम का पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 0। लेंथ का पूछेगा तो क्या होगा? -3। तो आप इस तरीके से हम क्या बताना चाह रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि डायमेंशनल क्या है? एक पावर है। क्या है? पावर है। लेकिन किसका पावर है? टू विच द फंडामेंटल यूनिट, जिसको क्या किया गया है? आर रेज्ड, उठाया गया है, इन ऑर्डर टू किसमें? एक्सप्रेस द ड्राइव यूनिट में। ड्राइव यूनिट तो समझ में आ रहा है ना, यानी कि जो एक दूसरे से क्या हो? डिपेंड हो। क्लियर है? ओके, यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। वेलोसिटी बराबर क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे डायमेंशन इस तरीके से हो गया, आप लोग को बता दिए थे फर्स्ट वीडियो में भी। एक्सेलरेशन के क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि L/T का पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, T का पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछेगा कि एक्सेलरेशन का डायमेंशनल बताइए, किसमें? इन मास में। किसमें? इन मास। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, m जो मास है उसका पावर क्या है? बताइए, तो कुछ नहीं है, तो यानी कि उसका पावर क्या हो गया? 0। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं पे डरने वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो अभी आप लोग को क्लियर हो गया होगा डायमेंशनल एक्चुअली क्या है। बस इतना रखिए कि डायमेंशनल एक पावर है। क्लियर है? किसका पावर है? फंडामेंटल यूनिट का पावर है, और जिसको उठाया जाता है, रेस्ट किया जाता है, और किसके टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? ड्राइव्ड यूनिट के टर्म में। ठीक है, क्वांटिटी को। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सम फिजिकल क्वांटिटी। तो याद रखिए,
क्या क्या हम लोग को इसका कुछ फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, यानी कि डायमेंशन और फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। जैसे वेलोसिटी बराबर क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, याद है ना। तो देखिए यूनिट MKS यूनिट देखेंगे तो देखिए डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस को क्या में मेजर करेंगे, मीटर में, और टाइम को किस में करेंगे, सेकेंड में। क्लियर है। और CGS यूनिट देखेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक। तो डायमेंशनल लिखना है तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट का हो गया L, टाइम का हो गया T। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। याद रखिए नीचे वाला टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो T-1 करना पड़ेगा। ओके क्लियर है। और यहाँ पे m का टर्म नहीं दिखाई दे रहा है तो m का पावर क्या हो जाएगा बताइए, तो 0 हो जाएगा। इतना बात याद रखिए, ठीक है। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, याद रखिएगा वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और नीचे टाइम है तो टाइम का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अगर MKS यूनिट देखेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और CGS में देखेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है। डायमेंशन आपको समझ में आ रहा होगा, L/T का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ओके मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वॉल्यूम, याद रखिएगा। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू वॉल्यूम। ओके मास इंटू यहाँ पे वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर है। अब MKS यूनिट देखेंगे तो ये देखिए मास का लिखे हम लोग kg, डिस्टेंस का लिखे मीटर, टाइम का लिखे सेकेंड। क्लियर है। और CGS यूनिट देखेंगे तो क्या लिखेंगे, kg को मतलब मास को ग्राम में, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, और टाइम का सेकेंड ही लिखेंगे। क्लियर है। और यहाँ पे डायमेंशन देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, मास का m लिखा हुआ है, डिस्टेंस का L लिखा हुआ है, और टाइम का T लिखा हुआ है। इसको सजा के लिखेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा, m का पावर 1, L का पावर 1, T-1। और ब्रैकेट में करना जरूरी है क्योंकि हम बता चुके थे डिफिनेशन टाइम। क्लियर है। ओके तो आपको यहाँ पे इसको लर्न करना है, याद रखना है मोमेंटम का डायमेंशन। क्लियर है। कुछ बात को याद रखना है। जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है ना। अभी तक आप लोगों को पता नहीं होगा तो जान लीजिए, फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास का मास इंटू यहाँ पे एक्सेलरेशन में क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है। ओके MKS यूनिट में क्या होगा, मास का kg हो जाएगा, डिस्टेंस का मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं। किसके बराबर है, न्यूटन के बराबर है। और CGS यूनिट किसके बराबर है, यानी कि देखिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डाइन। याद रखिएगा फोर्स का जो MKS यूनिट है उसका मतलब न्यूटन बोला जाता है, और CGS यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। डाइन किसके बराबर होता है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके क्लियर है। और इसका डायमेंशन को भी याद रख लीजिएगा। डायमेंशन निकालने तो अभी आप लोग को पता चल गया होगा। देखिए मास का m लिखे, डिस्टेंस का क्या लिखे, L लिखे, और टाइम का स्क्वायर यानी कि ऊपर ले जाएंगे तो T का पावर -2 करना पड़ेगा। ओके और एक बात याद कर लीजिए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन होता है। क्लियर है। ओके और 1 डाइन में कितना होता है, तो देखिए 10 का पावर 5 को अगर डिवाइड में ले जाएंगे इधर साइड तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, -5 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ओके वर्क का देखिए, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। क्लियर है। एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर। ओके यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को अब दिक्कत नहीं हो रहा है कोई भी चीज़ समझने में। MKS में क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि उसको जूल बोलेंगे। और CGS यूनिट को क्या बोलेंगे, अर्ग बोलेंगे। क्लियर है। अब डायमेंशन भी आप लोग को लिखने का तरीका आप लोग को पता चल रहा है। तो आप लोगों को किसको याद रखना है, डायमेंशन। मोमेंटम का एक डायमेंशन याद रखिए, फोर्स का डायमेंशन याद रख लीजिए, और वर्क का डायमेंशन को याद रखिए। और एक बात क्या याद रखना है, 1 जूल में कितना होता है, 10 का पावर 7 अर्ग होता है, और 1 अर्ग में 10 का पावर -7 जूल होता है। यहाँ तक क्लियर है ना। ओके अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे, पावर। तो पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम। क्या होता है, वर्क बाय टाइम। इसको अच्छा से वर्क का फॉर्मूला लिखे, फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। फिर यहाँ पे फोर्स को तोड़ेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन में तोड़ना पड़ेगा। डिस्टेंस यहाँ पे एक्सेलरेशन को तोड़े तो डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे इसको अच्छा सजा के लिखेंगे तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर बाय टाइम का क्यूब दिखाई देगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम का स्क्वायर है तो टाइम का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। MKS में देखेंगे तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, और CGS में देखेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। क्लियर है। और डायमेंशन आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। देख लीजिए मास का m हो जाएगा, डिस्टेंस का क्या होगा, L होगा, लेकिन पावर क्या है 2 है, और टाइम का क्या होगा T-3। ओके यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द डायमेंशनल ऑफ पावर इन टाइम। किसमें, इन टाइम में। टाइम में डायमेंशनल कितना है, तो पावर कितना हो जाएगा बताइए, तो -3 होगा। क्या होगा, -3 होगा। क्लियर है। यहाँ पे डायमेंशनल। ओके
ओके ठीक है। एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। अब यहाँ पे बात रहा कौन सा एनर्जी है, तो आप लोग का बहुत सारा एनर्जी होता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो बहुत सारा एनर्जी है। ओके, तो बस आप लोग को याद रखिए, अगर नॉर्मल एनर्जी पूछा गया है तो पावर इनटू टाइम याद रखिए, पावर इस तरीके से। और आप लोग को एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है, आपको पता है ना, तो जूल। और वर्क का भी होता है यूनिट जूल। तो देखिए जिसका मतलब सेम यूनिट हो गया, यानी कि डायमेंशन भी तो सेम होगा ना। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे पावर इनटू टाइम बताया, तो पावर को अगर तोड़ेंगे तो वर्क बाय टाइम तोड़ना पड़ेगा, टाइम टाइम आपस में कैंसिल हो गया तो आपको वर्क आया। तो वर्क का हम लोग डेफिनेशन हम लोग मतलब डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये हम लोग को पता ही है कि m1 L2 T-2 होगा। क्लियर है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का बात रहा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ओके, अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर वैल्यू है वो डायमेंशन में यूज नहीं होता है, तो ये आपस में मतलब हटा देंगे इसको। जो mv² जो दिखाई दे रहा है उसका हो जाएगा, m का हो जाएगा मास, v का हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देख सकते हैं मास का हो जाएगा m, डिस्टेंस स्क्वायर का होगा L2 और टाइम स्क्वायर का होगा T-2। क्लियर है। यानी कि ये किसके बराबर दिखाई दे रहा है, वर्क के बराबर दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो सारा एनर्जी वर्क के बराबर आएगा। यहाँ तक क्लियर है। ओके, यहाँ पे इम्पल्स का बात आया है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। देख लीजिए आप लोग को यहाँ पे बस याद रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हम लोग डीपली पढ़ेंगे, यानी कि फिजिक्स जब हम लोग अब अच्छी तरह से पूरा अंदर सभी चैप्टर पढ़ने लगेंगे, तब हम लोग का ये सारा चीज़ आने लगेगा। उसमें हम लोग फील करेंगे कि इम्पल्स का फॉर्मूला कैसे आया, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे आएगा, वहाँ पे हम लोग फील करते हुए पढ़ेंगे। क्लियर है। तो उतना ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान दीजिए और फॉर्मूला को थोड़ा सा अभी याद रखने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर है। देखिए फोर्स का डायमेंशन ये हो जाएगा, देखिए स्मॉल टाइम बोले तो T हो गया, फिर इसको अगर इस तरीके से लिखेंगे तो m1 L1 T-1। अब बताइए तो ये किसका डायमेंशन है, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो बता दीजिएगा। इसका डायमेंशन है मोमेंटम का। किसका है, मोमेंटम। क्लियर है। ओके, अब एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय रेडियस। तो वेलोसिटी का क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, और रेडियस का क्या होगा, डिस्टेंस ही होगा ना, यानी कि हम लोग डिस्टेंस से ही मेजर करेंगे। अब इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए डिस्टेंस डिस्टेंस कैंसिल हो गया, यानी कि टाइम बच गया। ठीक है। तो m का पावर 0 हो जाएगा, l का पावर 0, और टाइम को अगर ऊपर लिखेंगे तो T-1 लिखना पड़ेगा। ओके क्लियर है। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बाय टाइम, तो इसका भी यही हो जाएगा, डायमेंशन सेम हो जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हो जाता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है, आपका जो फ्रीक्वेंसी बचा तो उसका फ्रीक्वेंसी बराबर हम लोग को पता है डायमेंशन क्या है, m का पावर 0, l का पावर 0, T-1। क्लियर है। अगर पूछेगा कि एंगुलर वैल्यू व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन टाइम, तो टाइम में क्या हो जाता है, -1 होगा। क्लियर है डायमेंशन। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन में हम लोग देखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन में हम लोग का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, यानी कि इसको देखेंगे डेल्टा ओमेगा जो है, क्लियर है, उसका क्या है डायमेंशन T-1। देख लीजिए ना, उतना डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हम क्या बोले, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है कि नहीं, यस या नो होता है। तो यहाँ पे एंगुलर यूज किया गया है, तो वेलोसिटी के आगे भी एंगुलर यूज होगा, इतना बात याद रखिए। ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का क्या से डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है। और ओमेगा का जो एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, इसका हम लोग क्या निकाले हैं बताइए, तो डायमेंशन T-1 निकाले हैं ना। तो देखिए T-1 बाई टी, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो T-2 हो जाएगा ना। ओके क्लियर है। ओके, टॉर्क एंड मोमेंटम, टॉर्क बोलिए या तो मोमेंट ऑफ फोर्स बोलिए। तो टॉर्क को देखिए इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट हुआ है। ओके, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा। सभी चीज़ आप लोग समझिएगा, बस अभी याद रखिए। क्लियर है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे डिस्टेंस तो डिस्टेंस। और देखिए साइन थीटा का क्यों कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बात रखिए, अगर साइन मान लेते हैं 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री का कितना वैल्यू होता है बताइए, तो
अरे नहीं जान रहे हैं, √3/2 होगा। क्लियर है? यहाँ पर √3/2 जो है वो नंबर है, तो नंबर तो डायमेंशन में हट जाता है ना, और यूनिट में भी मतलब नंबर वैल्यू हट जाएगा। क्लियर है? ओके, तो साइन थीटा यहाँ पे हट गया है। ओके, फिर इसको सजा के लिख दिए तो आप लोग क्या दिखाई दिया, MKS में kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब ये किसके बराबर है बताइए, तो ये किसका डायमेंशन है, वर्ग का डायमेंशन है। आप लोग का 1 मार्क्स लिए आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है, वर्क बराबर क्या हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारा रहेगा, टॉर्क रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी रहेगा, एनर्जी रहेगा। तो देखिए एनर्जी भी आपका वर्क के बराबर है, ठीक है, टॉर्क भी आपका वर्क के बराबर है, पावर दे देगा तो आपको उसमें से टिक करना पड़ेगा। क्लियर है? हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझ रहे होंगे, ठीक है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। इसका हम लोग डायमेंशन आराम से लिख सकते हैं, m1 l का पावर 2 हो जाएगा, t के टर्म नहीं है तो t का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। क्लियर है? आप हमको बताइए, यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, व्हाट इज द डायमेंशनल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टाइम। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, 0। क्लियर है? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को भी ओमेगा से ही डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा हट जाएगा, आपका जो बाकी बचा फॉर्मूला मास का मास हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा और रेडियस का डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद तो आप लिखने का तरीका आप लोगों को पता चल ही गया है। तो यहाँ पे m1 l2 t-1 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बात रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला को इजीली आप समझ सकते हैं जब हम पढ़ाएंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ठीक है। फिर सेकेंड वाला फॉर्मूला हम देखेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। जब कंबाइन करेंगे इस तरीके से होगा। जब ये कांस्टेंट को यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे g लगाना पड़ेगा। यही जो g है उसी को बोला गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है? ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g निकालने के लिए देखिए ये तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो F यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा। ये जो मास दिखाई दे रहा है यानी कि मास का स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है ना? जी को एक साइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को r से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किस में, m1 m2 को, ठीक है। तो मास का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फोर्स को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस तरीके से सॉल्व होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यूनिट हम लोग MKS में जान जाएंगे, CGS में भी आप लोग जान जाएंगे, डायमेंशन भी लिखने आप लोग को पता चल गया है। ओके, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अब आप लोग यहाँ पे डायमेंशन और यूनिट आराम से निकाल सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो आप हमको फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कहीं पे कुछ भी दिक्कत होगा। आप लोग को मेरा नंबर दे देते हैं 8709676884। नोट कर लीजिए, आप यही नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप में मैसेज करके आप लोग कुछ भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ। इसको भी अच्छा से आप लोग लिख सकते हैं। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेंथ को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस लिख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आप लोग यहाँ पे यूनिट और डायमेंशन में दिक्कत अब तो नहीं होगा। यहाँ पे एल का टर्म नहीं था तो इसलिए एल का पावर क्या लिखे, 0 लिखे। ओके, स्ट्रेस में क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। इसको अच्छे से सजा के लिख दिए तो यूनिट भी आप लोग जान गए और डायमेंशन भी आप लोग को पता चल गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि इसको गामा से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो इसका हो जाता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो सबसे पहले स्ट्रेन का फॉर्मूला देखिए, चेंज इन लेंथ। अगर कोई लेंथ है, ठीक है, उसको अगर हम लोग खींचेंगे तो लेंथ यहाँ तक बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग बोला जा रहा है डेल्टा एल। और ये पहले ओरिजिनल लेंथ था इसलिए एल बोले। तो बस इसका हम लोग रेशियो करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो उसी को स्ट्रेन बोला जाता है। तो देखिए चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा एल है, और ओरिजिनल लेंथ यानी कि एल है। क्लियर है? तो वहीं से लिखा गया है। तो यहाँ पे डेल्टा एल का भी मीटर से डिनोट करेंगे, एल को भी मीटर से ही यूनिट लिखेंगे, तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एल का पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा डायमेंशनल लेस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं है। क्लियर है? ओके, याद रखिएगा स्ट्रेन का कोई डायमेंशन भी नहीं होता है और यूनिट भी नहीं होता है।
क्योंकि यूनिट मीटर तो आपस में कैंसिल हो गया ना, तो आप क्या यूनिट बताइएगा, कुछ यूनिट नहीं बता सकते हैं। क्लियर है, बस डायमेंशनल आप लोग आराम से बता सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू से डिनोट करते हैं, यानी कि वेलोसिटी फर्स्ट बाय वेलोसिटी सेकेंड। यानी कि आप लोग ये बात आप लोगों को पता होगा, ये मान लीजिए कोई मीडियम है, यहाँ से कोई वेलोसिटी से लाइट आया, उसके बाद यहाँ पे एंटर हो जाएगा सेकेंड मीडियम में, यानी कि फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। तो वही फर्स्ट मीडियम का वेलोसिटी लिए हैं और सेकेंड मीडियम का वेलोसिटी को अगर डिवाइड कीजिएगा तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, और वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी यूनिट नहीं बचेगा और डायमेंशन तो होगा ही नहीं। जब यहाँ पे आपस में ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है तो डायमेंशन क्या होगा, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल लेस, यानी कि इसका डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि यूनिट भी नहीं होता है। कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट भी नहीं होता है और डायमेंशन भी नहीं होता है, दो बताइए। तो आप लोग क्या बता सकते हैं, स्ट्रेन बताइए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दीजिए। क्लियर है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि ईटा बोला जाता है, इसको ईटा बोला जाता है। इस तरीके से आप लोग डिनोट कर सकते हैं, ये है ईटा। ठीक है, ईटा बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर ईटा इंटू एरिया इंटू चेंज इन वेलोसिटी इंटू बाय चेंज इन डिस्टेंस। क्लियर है ये चीज़, यानी कि आप लोग इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ईटा लिखने का बारी आया तो ईटा को आप लोग अलग कीजिएगा, तो ये देखिए ये तिरछा मल्टीप्लाई होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को दिखाई दे रहा है। अगर नहीं समझ में आता है तो हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर है। ओके, अब यूनिट और डायमेंशन आप लोग को बनाना है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन लिखिए, फिर डिस्टेंस लिखिए, बाई क्या कीजिए, एरिया का क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरीके से बनाइए तो आप लोग को क्या दिखाई देगा, एक समय में ये चीज़ दिखाई देगा। यूनिट में देखिएगा तो केजी पर मीटर सेकेंड दिखाई देगा। तो ये आप लोग खुद से बना लीजिए कि यूनिट ये कैसे आया और इसका सीजीएस यूनिट तो ये भी आएगा। क्लियर है। और आप लोग का एमकेएस यूनिट को बीस बोला जाता है और सीजीएस यूनिट को पॉइस बोला जाता है। और एक बात याद रखिए कि वन बीस में 10 पॉइस होता है। क्या, 10 पॉइस होता है। क्लियर है, ये बात को भी याद रखिएगा। ओके, ठीक है। डायमेंशन में भी अब कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आप खुद से बना लीजिएगा और यूनिट और डायमेंशन आप लोग खुद से जान सकते हैं। अब यहाँ पे बता दिए ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय एरिया इंटू वेलोसिटी, सबका अपना अपना तोड़ दीजिए और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्लियर है आप। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग से, विच मतलब कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हैव यूनिट बट नो डायमेंशन, मतलब ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। तो बताइए कौन सा ऐसा यूनिट है, मतलब सॉरी कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखिए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का क्या होता है, आपका रेडियन होता है यूनिट, और सॉलिड एंगल का स्टेडियन होता है। इसका हम डायमेंशन आप लोग को नहीं बताए थे और होता भी नहीं है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, तो ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी। तो याद रखिए प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्लियर है यहाँ तक। सेकेंड क्वेश्चन है विच मतलब कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हैव नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। तो ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी। तो अब ये बताया बाबू, आप लोग को स्ट्रेन बताया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेन जिसका यूनिट भी नहीं होता है और डायमेंशन भी नहीं होता है। ये आप लोग का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। क्लियर है। और एक बात नोट में कि आप लोग का दिमाग में चाहे कहीं दिमाग में अगर क्वेश्चन उठ रहा है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशनल बट नो यूनिट, यानी कि ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल होता है लेकिन यूनिट नहीं होता है। तो ऐसा कोई भी पूरा दुनिया में ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका डायमेंशनल होगा लेकिन यूनिट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग को आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यह वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं कि अच्छा लगा वीडियो। क्लियर है। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। जो भी फ्रेंड लोग को ये ज़रूरत है जो 11th क्लास पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।